हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने आप का ख्याल रखते हुए वीडियो देखने बैठ गए होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेशनल बेस्ट, भारत के बेस्ट एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और चलते हैं हम वीडियो पर। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड मीन्स गोधुली के काव्य खंड का पाठ 11, जो कि लिखा है उड़िया साहित्यकार, रचनाकार, महान रचनाकार और लेखक सीताकांत महापात्र जी द्वारा। नाम है कविता का समुद्र। कविता में कवि ने समुद्र के माध्यम से सामाजिक परिस्थिति की ओर संकेत किया है कि किस तरह से व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने आप के रूप में, या यूं कहें कि स्वार्थी होकर सिर्फ और सिर्फ स्वयं के रूप में ही या स्वयं के बारे में ही सोचता है। वह यह नहीं देखता कि मैं से कुछ नहीं होता, हमसे बहुत कुछ संभव है, क्योंकि परिवार, समाज या देश केवल एक व्यक्ति से नहीं बनता है, हम सब से मिलकर बनता है। इसलिए जहां हमारी उन्नति सबकी उन्नति, मेरी उन्नति मतलब यहां पर हम नहीं कह सकते कि सबकी उन्नति। तो जब कभी भी हम रास्ते पर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं या मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य है और हमारे ये मानवीय मूल्य भी हैं कि साथ साथ और लोगों को भी अपने साथ ले चलें, ताकि वे भी अपने गुण और हुनर के माध्यम से आगे की ओर बढ़ सकें। कभी भी ये भावना मन में ना आए कि मैं सिर्फ आगे जाऊं, बाकी सब पीछे रह जाएं। अकेले के आगे जाने से दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। जब हम साथ साथ चलेंगे तभी सब कुछ हो जाए। जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ जी की एक रचना है कि तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला है, जो दे तोरे डाक सुने कोई नौ से तो बे एकला चलो रे। अब यहाँ पर यह है कि हाँ बिल्कुल, प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि कभी कहते हैं अकेला चलना चाहिए, कभी कहते हैं अकेला नहीं चलना चाहिए, आखिर हम क्या करें? आपका सोचना भी सही है कि ऐसा क्यों। अकेला चलने का तात्पर्य ये नहीं कि आप उन्नति के पथ पर जा रहे हैं और किसी को बिना बताए या किसी के सफलता की सीढ़ी में टांग अड़ाते हुए हम अकेले जा रहे हैं। अकेले चलने का अर्थ है कि यदि हम किसी भी बाधा या कोई भी हमारा साथ ना दे मुश्किल में, तो हमें घबराना नहीं है। साथ का अर्थ है कि हम जब भी कभी अच्छे मार्ग पर जाएंगे, सफलता के रास्ते पर चुनेंगे उसको, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ और भी यदि आ जाएंगे तो और अच्छा होगा। इसी प्रकार से कवि ने समुद्र के माध्यम से समाज की स्थिति को बताया कि समुद्र में जो भी सौंदर्य है, चाहे वो कविता में बताया था ना कि घेंगे हों, केकड़े हों या सीपियां हों या शंख हों, वो समुद्र में ही अच्छे लगते हैं। उन्हें लाकर घर में सजाकर टेबल पर रख दिया जाए तो वो उतने सुंदर प्रतीत नहीं होते हैं। अर्थात जो जहां है वो वहीं अच्छा लगता है। प्रकृति की सुंदरता, प्राकृतिक जो वातावरण है उसी से है। हम कहें कि हम पेड़ को काट कर उतना का उतना बड़ा घर में लगा देंगे, कितना अच्छा लगेगा? नो, ऐसा नहीं हो सकता। जो जहां है वो वहीं अच्छा है। तो प्रकृति को अपने तरीके से स्वच्छंद छोड़ दीजिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अवश्य उसका इस्तेमाल कीजिए, परंतु अपने मन में लालच की भावना को कतई स्थान मत दीजिए। इसी चैप्टर के हम करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, जो कि आपकी कविता में जस्ट पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए हैं। उन्हीं के सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रत्येक प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, क्योंकि जब सुनेंगे तभी वो प्रश्न समझ में आएगा, और जब प्रश्न समझ में आएगा तो हम उत्तर भी बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। और फिर किसी भी तरह से यदि कोई घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन दे देना, तब भी हम समझ पाएंगे कि अच्छा, तो ये तो वही क्वेश्चन है जो वैसा था, मतलब इसका आंसर भी वही होगा। तो हम किसी प्रकार से डरेंगे नहीं। और परीक्षा नामक शब्द जो हमें भयभीत कर देता है, हाथ पैरों में पसीना छूट जाता है, वो नहीं आएगा। आ जाइए मेरे साथ, चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न, समुद्र अबूझ भाषा में क्या कहता रहता है? अबूझ भाषा मीन्स जो हम नहीं समझ सकते, जो मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि मनुष्य तो केवल मनुष्य की भाषा ही समझना चाहता है। मनुष्य तो केवल प्रकृति को भी मनुष्य की दृष्टि से ही देखना चाहता है। उसको लगता है कि मैं यदि इस वस्तु को या इस प्राकृतिक धरोहर को यहां से उठाकर वहां रख दूं, क्या नजारा है। अरे भूल है हमारी, जो प्राकृतिक
है नजारा, जो प्रकृति का नजारा है, जो दृश्य है, जो सृष्टि का जिस तरह से निर्माण हुआ है, वो उसी के आधार पर चलना है। प्रकृति का चक्र है, वो भी वैसा ही चलना है जैसा चलता रहा है। यदि हमने उसके साथ छेड़छाड़ की तो हमारे साथ कुछ खतरनाक घट जाता है। तो यहां पर समुद्र अबूझ भाषा में क्या कहता रहता है, आखिर समुद्र क्या कहता है और समुद्र के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है, आइए देखते हैं। समुद्र अबूझ भाषा में मनुष्य से कहता है कि मेरा यानी समुद्र का कुछ नहीं होता। यदि अबूझ भाषा में वह अपने मनोभाव को प्रकट करता है। समुद्र की अबूझ भाषा में कहने का मूल भाव है कि समुद्र का अक्षय भंडार है। अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी किसी ना किसी, चाहे वो कुबेर का खजाना हो या प्राकृतिक संपदा हो, यदि उसका दोहन किया, यदि उसका दुरुपयोग किया तो कुछ ना कुछ तो चक्र में कुचक्र आ जाएगा। साथ ही साथ मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार समुद्र के अक्षय भंडार से जितना कुछ लेने की इच्छा है, अपनी इच्छा अनुसार समुद्र के अक्षय भंडार से जो भी कुछ चाहता है वो ले ले। कहता है ना समुद्र, मैं मना नहीं करूंगा, कितना चाहिए लेते जाओ, लेते जाओ, और चाहिए और लेते जाओ, लेकिन कभी तो रुको कि बस। लेकिन नहीं, मनुष्य को तो लगता है कि बस ये भी, ये भी, ये भी, और मैं सिर्फ मैं ही मैं हूं, बस। यह समुद्र की उदारता और विराटता का चित्रण हुआ है। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जितना भी समुद्र का अपने हित के लिए उपयोग करेगा, उससे समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं घटेगा, समुद्र की अभिलाषा भी कम नहीं होगी। यहां मूक और अबूझ भाषा में समुद्र के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के बीच के संबंधों को उजागर किया गया है कि किस तरह से मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, या अपने स्वार्थ समझते हो ना, अपने मतलब के कारण प्रकृति का दोहन कर रहा है। प्रकृति के विभिन्न रूप मनुष्य के विकास में कितना सहायक है, इसकी चर्चा कविता में की गई है। इस प्रकार सागर प्रकृति का विराट अवयव है। विराट अवयव, घटक भी कह सकते हैं, जैसे अंग्रेजी में कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो उसी तरह से विराट मीन्स विशाल, बड़ा, ठीक है। विराट का अर्थ विशाल, ठीक है। अवयव या कह सकते हैं घटक, या अंग्रेजी में कंपोनेंट्स कहते हैं। तो यहां पर बताया है कि इस प्रकार सागर प्रकृति का विराट अवयव है, जो मानव हित में सदैव उपयोगी रहा है और रहता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा से मनुष्य की सहायता के लिए है। सांस, हवा, वायु, जैसे अभी मैंने बताया ना कि पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, उसके द्वारा मानव अपनी सभ्यता और संस्कृति को खींचकर यहाँ तक लाया है। प्रकृति की भाषा तो रहस्यमयी है, उसको समझना असंभव तो नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति प्रेमी होते हैं वो हर एक की, जैसे जो पक्षी प्रेमी होते हैं, सालेम अली हैं, D.H. लॉरेंस हैं, कुछ ऐसे पक्षी प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, जो हमेशा से प्रकृति की भाषा को समझते आए हैं, प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखते आए हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं सालेम अली की बात कर रही हूँ, जो महान पक्षी प्रेमी थे, वैज्ञानिक थे, सालेम अली। सन 1992 से 96 के बीच की बात है, जब भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। चौधरी चरण सिंह, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से या गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उस समय केरल में एक रेतीला तूफान आया था, खतरनाक वाला। और जब कहते हैं ना कि प्रकृति जब अपने विराट रूप में आती है तो सब कुछ तहस नहस कर जाती है। और उसी समय की ये जो बात है, केरल की साइलेंट वैली की ये बात है, जब सालेम अली इस घटना के बारे में चौधरी चरण सिंह, जो कि प्रधानमंत्री थे, उनके पास गए केरल की साइलेंट वैली घटना को लेकर। तो जब प्रधानमंत्री जी ने, अर्थात चौधरी चरण सिंह जी ने सालेम अली जी की बातें सुनी तो उनकी आंखें नम हो गई थीं। और कैसे? क्योंकि वे खुद मिट्टी से जुड़े हुए आदमी थे, वे खुद जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वे स्वयं मानव या प्रकृति को प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। यहाँ पर यही है कि
जो जिस तरह का होता है वो उसी तरह की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने गांव, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठे, कुछ पल बिताए, तब जाकर हमें अपनी बातें पता चलेंगी, हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपनी परंपराओं को अपने हृदय में बसा कर रखेंगे। फिर वही बात है ना कि आधुनिकता हमें विचारों में लानी है, पहनावे, खान पान या बोली वाणी में नहीं। आधुनिकता लानी है तो हमारे विचारों में लानी होगी कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति को किस तरह से सहेज कर रखना है। तो यहां पर बताया है कि इस प्रकार समुद्र भी अपने मौन रूप में अबूझ भाषा का प्रयोग करता है, करते हुए मानव हित में अपनी तत्परता को व्यक्त करता है। इस प्रकार यह प्रकृति पुरुष सृष्टि के सृजन की ओर ध्यान खींचा गया है, अर्थात सृष्टि का सृजन, सृजन मीन्स रचना, क्रिएशन किस तरह से किया जाए। यदि मनुष्य उसके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करेगा तो प्रकृति हमारे साथ हमेशा से है, हमेशा रहेगी। लेकिन यदि उसका दोहन किया गया, उसका दुरुपयोग किया गया, तो इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं फिर वो तहस नहस कर जाती हैं और मनुष्य फिर कुछ भी नहीं कर सकता। यूं बिल्कुल कूड़ा करकट की भांति बिछ जाती हैं लाशें ही लाशें जब समुद्री तूफान आ जाए या सूखा, बाढ़, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जिनमें मनुष्य क्या वैज्ञानिक हो या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति को उसकी नज़र से देखना शुरू कर दीजिए ताकि प्रकृति का चक्र संतुलित रूप में चलता रहे और मनुष्य का जीवन भी बहुत अच्छे से बीतता रहे। यही है। अगला प्रश्न है, समुद्र में देने का भाव प्रबल है। समुद्र कहता है ना कि हाँ भाई ठीक है मैं दे रहा हूं, प्रबल है। कवि समुद्र के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है कि समुद्र के मन में तो देने का भाव प्रबल है। भाई चाहिए ना, लेते जाओ। क्या चाहिए? जल, पानी, क्या चाहिए तुम्हें? ले लो, मेरे पास अथाह है, बहुत ज्यादा है। अब है कि कवि समुद्र के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। समुद्र नामक कविता में कवि ने प्रतीक प्रयोगों द्वारा मानव जीवन के लिए समुद्र की उपयोगिता पर ध्यान आकृष्ट किया है। समुद्र अक्षय भंडार है, वह सदैव से सृष्टि के सृजन में सहयोगी रहा है। समुद्र अपनी अबूझ भाषा में मौन रूप में रहकर मानव हित के लिए तत्पर है। मानव हित के लिए तत्पर है समुद्र, मौन रूप में भी। उसके पास भाषा नहीं है जिस तरह की हम भाषा बोलते हैं। इसी तरह से जो प्रकृति है वो मनुष्य के लिए सर्वस्व है, अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित भी है। बस मनुष्य समझ जाए एक बार। जिस दिन मनुष्य के अंदर प्रकृति की समझ आ जाएगी, समझिए हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारा संपूर्ण जीवन, आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। वह कहता है कि मेरे गर्भ में पल रहे घोंगे, केकड़े या अन्य जीव जंतुओं से मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण किया। वह मेरे सौंदर्य का दुख भी लूटा है, वह मेरे अक्षय निधि से अपना हित भी साधा है। जीवन उपयोगी अनेक चीजें जैसे बटन, औजार, टेबल पर सजाने की चीजों का निर्माण भी किया है मेरे गर्भ में छुपे हुए। ठीक है, वह सागर के चित्रों को फोटो फ्रेम में सजाकर टीवी के बगल में रखा भी जाता है। मनुष्य ये भी काम करता है। सागर मनुष्य से कहता है कि सूरज तो अनवरत, अनवरत मीन्स लगातार, अनवरत मीन्स निरंतर, निरंतर का क्या होता है? लगातार। ठीक है, अनवरत। सागर मनुष्य से कहता है कि सूरज तो अनवरत आदि काल से, युगों युगों से, आदि काल से अपनी प्यास मेरी छाती से बुझा रहा है, लेकिन आजीवन वह प्यासा का प्यासा ही है और मैं भी तो सूखा नहीं, यानी मेरा भी कुछ घटा नहीं। जिसके मन में भावना हो समर्पण की, उसका कभी भी कुछ कम नहीं होता है। सागर पुनः कहता है कि हे मानव, मुझे तुम कुछ देना चाहते हो तो दे जाओ, किंतु तुम्हारे देने की साथ ही क्या है? क्या दोगे तुम? सिवा मुझसे लेने के तुम दे ही क्या सकते हो मुझे? तुम्हारा तो जीवन सदैव से यायावरी रूप लिए हुए है। यायावरी, घुमक्कड़ी, मतलब यहां से वहां, ये वो, यहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, मतलब संतुष्ट नहीं है जीवन। यायावरी का, यायावरी या घुमक्कड़ी प्रवृत्ति कह सकते हैं इसको, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति। ठीक है,
चलो, तो यायावरी रूप लिए हुए है, साथ ही साथ तुम्हारे पद चिन्ह भी तो सदैव बनते और मिटते रहे हैं। तुम स्थिर जीवन जी ही कब पाए, कहीं यहां कहीं वहां भटकते रहे और इधर से उधर भटकने वाला ही यायावर कहलाता है। तुम्हारी चंचलता और तुम्हारी आतुरता ने तुम्हें स्थायित्व प्रदान ही कहां किया है, इसलिए तुम मुझे दे ही क्या सकते हो। तुम्हारा तो जीवन सदैव से यायावरी रूप लिए रहा है। तुम्हारे पद चिन्ह भी तो सदैव बनते और मिटते रहते हैं। तुमने क्या किया है जो परमानेंट हो। तुम स्थिर जीवन जी ही कब पाए हो मनुष्य। इस प्रकार से समुद्र बहुत सारे प्रश्न करता है। तुम्हारी चंचलता और तुम्हारी आतुरता ने तुम्हें स्थायित्व प्रदान ही कहां किया है, अर्थात तुम स्थिर रह ही नहीं पाए। कभी यहां भटकना, कभी यहां जाना, कभी वहां जाना, इस तरह से मनुष्य हजार सवाल पूछता है मनुष्य से समुद्र कि तुमने क्या किया, आखिर तुमने क्या ही किया है अब तक। इस प्रकार तुम्हारे पद चिन्हों को बनाने बिगाड़ने में मेरा भी सहयोग रहा है। मैंने सदैव तुम्हारे पद चिन्हों को लीप पोत कर मिटा दिया। ये भी कह रहा है साथ साथ कि तुमने क्या किया है। कभी यहां भटकते रहे, मतलब तुम स्थायित्व नहीं दे पाए अपने जीवन को, एक स्टेबिलिटी नहीं दे पाए हो। कभी यहां तो कभी वहां। तुम्हारा ये जो मन है ना, चंचलता से भरपूर कि ये भी ऐसा वहां, अरे यहां नहीं यहां, मतलब पूर्ण रूप से तुम स्थायित्व ग्रहण ही नहीं कर पाए हो। तो ये चंचलता, चपलता, यायावरी, इस तरह की प्रवृत्ति है। मैंने सदैव तुम्हारे पद चिन्हों को लीप पोत कर मिटाया है। तुम्हारी आतुरता भरी वापसी को अपने सुलभ स्वभाव के अस्थिर हलचलों में मैंने मिला लिया है। इन पंक्तियों में सृष्टि, सृजन एवं संहार के रूपों का बड़ी बारीकी से कवि ने चित्रित किया है। सागर हमारी सभ्यता और संस्कृति के निर्माण एवं विध्वंस में सदैव संलग्न रहा है। निर्माण और विध्वंस में भी जहां जिस तरह का रूप दिखाना था उसने दिखाया। जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव किया तो उसने उसके सृजनता में अपना हाथ बटाया। जब मनुष्य ने उसका दोहन किया तो वो विध्वंसकारी बन गया। बस जैसा दोगे वैसा पाओगे, जो बोगे वही काटोगे। तो ठीक यही कहा है कि सागर हमारी सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में भी और विध्वंस में भी सदैव संलग्न रहा है। अर्थात निर्माण और विध्वंस में दोनों में उसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ मित्रवत रहा तो वो निर्माण में हुआ साथ, और जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तब वो विध्वंसकारी बन गया। इस धरती पर अनेक सभ्यताएं बनी बिगड़ी, कई संस्कृतियां विकसित हुई और मिटी भी, क्योंकि मनुष्य ने कभी स्थिरता नहीं पाई। समझ में आया? इस प्रकार पुरातन एवं नूतन। अब पुरातन और नूतन क्या है सुन लीजिए ध्यान से। पुरातन, नूतन, सृजन, संहार, इन शब्दों के मैं अर्थ लिख रही हूं। पुरातन मीन्स पुराना या प्राचीन। पुरातन मीन्स प्राचीन, प्राचीन समझते हो ना, प्राचीन। नूतन मतलब नया या नवीन, नवीन भी कहते हैं नूतन को, ठीक है। एक और क्या शब्द है? सृजन। सृजन मीन्स निर्माण, क्रिएशन। सृजन का अर्थ है, मैं इसको यहां पर नंबर दे देती हूं ताकि आपको ये 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां 1 2 3 हम बात कर रहे हैं सृजन की। सृजन का अर्थ है निर्माण, ठीक है। अब नंबर 4 है संहार। संहार का अर्थ है नष्ट, नाश, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार पुरातन और नूतन, पुराने और नए में सृजन भी किया, निर्माण भी किया और विध्वंस भी किया, ठीक है। सदैव खेल होता रहा है, यही प्रकृति का नियम है, यही चला आ रहा है। प्रकृति और मानव का संबंध आदि काल से रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में सहयोगी रहे हैं। यहां पर एक दूसरे के पूरक का अर्थ है एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। प्रकृति है तो मनुष्य है, मनुष्य है तो प्रकृति है। अन्योन्याश्रित, इंटरडिपेंडेंट हैं दोनों, ठीक है। अपनी स्वार्थपरता, इच्छा की पूर्ति के लिए मानव ने प्रकृति के सारे रूपों का इस्तेमाल किया
उपभोग किया। इस प्रकार समुद्र के प्रतीक प्रयोग द्वारा कवि ने मानव और समुद्र के बीच के संबंधों में उसकी उपयोगिता एवं साथ ही साथ उपभोक्तावादी संस्कृति मतलब दिखावटी प्रवृत्ति की ओर कई रूपों का सफल चित्र भी प्रस्तुत किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। भाव सौंदर्य बताना है। देखो, एक आता है अर्थ, ठीक है, अर्थ आ जाए या आशय आ जाए तो उसका अर्थ वही है, आशय या आ जाए तात्पर्य, ठीक है, तो उन सब का अर्थ एक ही है। यदि आ जाए भाव स्पष्ट कीजिए, यदि आ जाए भाव सौंदर्य, अब आ गया है भाव सौंदर्य। भावार्थ अकेले की बात करें और भाव सौंदर्य की हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सब में क्या क्या अंतर है। यदि हम बात करते हैं अर्थ की, आ जाए अर्थ स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए और क्या तात्पर्य है, तो इन सबको हमें बताना है कि जो लिखा है उसका अर्थ क्या है। अर्थात शाब्दिक रूप में जो भी लिखा हुआ है, वाक्य रूप में, पंक्तियों के रूप में, उन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। भावार्थ दिया जाता है तो हमें अर्थ के साथ साथ उसमें छुपे हुए भावों को भी बताना पड़ता है कि किस भावना के साथ कवि ने या लेखक ने रचना की है। साथ ही साथ भाव सौंदर्य की यदि हम बात करें तो भाव सौंदर्य में हमें बताना होता है कि इस कविता में किस मतलब कौन कौन से ऐसे प्रतिमानों का या क्या कारण है कि यह कविता सुंदर हुई। सौंदर्य बताना है हमको कि कविता की सुंदरता किसके कारण बनी। क्या आपने अलंकार पढ़े हैं? अलंकार बिल्कुल व्याकरण के वीडियो में मैं बता दूंगी आपको कि अलंकार जो होते हैं उनका अर्थ होता है आभूषण या गहने। जिस तरह से आभूषण या गहने पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। तो हमें यह बताना होता है कि इस समय क्या क्या हुआ है, किस तरह से सुंदरता आई है, वो सब हमें बताना होता है, ठीक है। निम्नांकित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। सोता रहूंगा छोटे से फ्रेम में बंधा गर्जन तर्जन, मेरा नाच गीत उद्वेलन कुछ भी नहीं होगा। सॉरी, यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि ठीक है, खचा खच फोटो खींचते हैं, खचा खच फोटो खींचते हैं, ये लिया वो लिया, यहां से लिया वहां से लिया, अब घर में सजा कर रख दिया, बड़ा सा फ्रेम लगा दिया टीवी की साइड में, वॉल पर कहीं भी लगा दिया। क्या वो फोटो गर्जन तर्जन करेंगे? क्या नाच गीत या उद्वेलित होंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां समुद्र पाठ से ली गई हैं और इन पंक्तियों के कवि महाकवि सीताकांत महापात्र जी हैं। उन्होंने समुद्र के जीवंत रूप का चित्रण करते हुए उसकी महत्ता की ओर इशारा किया है। कवि कहते हैं कि सागर प्रतीक रूप में मनुष्य से अपनी पीड़ा या भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, समुद्र ये जो कुछ भी सुना रहा है वो अपनी पीड़ा या अपने दुखों को व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरे चित्र यानी समुद्र के चित्र को छोटे से फ्रेम में गढ़कर तुम टीवी की बगल में टांग दोगे तो इससे सुंदरता बढ़ जाएगी तुम्हारे घर की, ये तुम्हें लगता है। उस चित्र में मेरा जीवंत स्वरूप दृष्टिगत नहीं होगा, मैं जैसा हूं वैसा नहीं दिखाई देगा और तुम्हें क्या लगेगा, वाह क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन समुद्र पर जाकर हम जो अनुभव करेंगे, किनारे पर जाकर या प्रकृति में पूरी तरह से हम खुले वातावरण में जाएंगे, वो अनुभव कि हम चित्र को देखकर कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। मैं तो उस फोटो में सुषुप्त अवस्था में रहूंगा, मतलब सोती अवस्था में रहूंगा। मेरी जीवंतता, मेरी यथार्थता वहां से ओझल हो जाएगी। समुद्र में जो गर्जन, जो तर्जन, जो गीत, नृत्य, आलोड़न होता है, उसे आंखों के समक्ष देखकर तुम जितना प्रसन्नचित अनुभव करते हो, उतना उस चित्र में कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हें मेरे सही रूप का दर्शन वहां नहीं होगा। यहाँ कवि सूक्ष्म रूप से फोटो की अनुपयोगिता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। चित्र युक्त समुद्र की तुलना में यथार्थ समुद्र का दर्शन, उसके गर्जन तर्जन को सुनना, उसके गीत नृत्य को सुनना और देखना, उसमें से मतलब जो हलचलें होती हैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना ही यथार्थ है और उसकी प्रसन्नता अलग है, उसकी वास्तविकता बहुत अलग है।
यानी समुद्र का जो प्राकृतिक स्वरूप है, जो प्राकृतिक सुषमा है, सुंदरता है, सौंदर्य है, उसके आगे ये कृत्रिम रूप टिक पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन फिर भी मनुष्य को लगता है कि हाँ हाँ हाँ, ऐसा करें वैसा करें, उसको यहाँ लाएं, उसको लाएं, यहाँ से पेड़ पौधों को काट दिया जाए, यहाँ पर एक होटल का निर्माण किया जाए, कितना अच्छा व्यू दिखेगा। ये सारी बातें करते रहते हैं। सागर के गर्जन यथार्थ सौंदर्य का दर्शन होता है। उसके तर्जन में, गर्जन और तर्जन मतलब जब लहरें उठती हैं ऐसे, जब आराम से भी जाएंगी ना तो बहुत शीतलता प्राप्त होती है। जो उसके तर्जन में रूप सौंदर्य दिखता है, उसके गीत में जो आनंद मिलता है, उसके नृत्य में जो प्रसन्नता होती है, सागर की हलचलों में उठते गिरते जल तरंगों को देखकर किसका मन प्रसन्न नहीं होता होगा? अर्थात सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। यानी सागर के इन यथार्थ रूपों का दर्शन मानव भाव विह्वल होता है। इस प्रकार कवि ने सागर के सौंदर्य बोध को अपने शब्दों के द्वारा सफल चित्रण में सफलता पाई है। सागर के मूल रूपों का सम्यक और सटीक चित्रण किया है, उसके गुणों का अंकन किया है। इस प्रकार चित्रात्मकता एवं गीतात्मकता से युक्त दृश्यों का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मीन्स इमेज, उपस्थित करते हुए कवि ने सागर के सौंदर्य बोध को काव्य पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नन्हे नन्हे सहस्र गड्ढों के लिए, सहस्र मीन्स हजार, ठीक है? नन्हे नन्हे सहस्र का अर्थ होता है हजार। नन्हे नन्हे सहस्र गड्ढों के लिए भला इतनी पृथ्वी पाओगे कहां? इससे क्या अभिप्राय है? अब अभिप्राय का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय का अभिप्राय है अर्थ, आशय या तात्पर्य, ठीक है? तो यहां पर नन्हे नन्हे सहस्र गड्ढों के लिए भला इतनी पृथ्वी पाओगे कहां से, कवि का क्या अभिप्राय है? कहना चाहते हैं कवि कि जो केकड़े हैं, जो घेंगे हैं, जो समुद्र में बिल्कुल गड्ढे बनाते रहते हैं, उसमें छुपे रहते हैं, यदि तुम किसी घेंगे को या जो केकड़े हैं उनको घर में ले आओगे तो इतने गड्ढों के लिए जमीन होगी तुम्हारे पास? क्या वे जितना आनंद का अनुभव समुद्र के किनारे या समुद्र में करते हैं, उतना ही आनंद का अनुभव तुम्हारे एक सीमित घर में कर पाएंगे? नहीं। फिर क्यों प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, ये कहना चाहते हैं। समुद्र काव्य पाठ में सीताकांत महापात्र ने उपरोक्त काव्य पंक्तियों के द्वारा समुद्र और पृथ्वी की विराटता, विराटता मतलब बहुत विशाल, महत्ता मतलब महत्व और उपयोगिता तो समझते हैं आप, यथेष्ट प्रकाश डाला है। मतलब जितना हो सकता है उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समुद्र और पृथ्वी की विशालता का वर्णन किया है। सागर जब मनुष्य से पूछता है, यह कहता है कि मेरे गर्भ में पल रहे सैकड़ों जीव जंतु जो विद्यमान हैं, उनमें से केकड़ा भी एक उपयोगी जीव है। अगर तुम उसे पकड़कर अपनी आवश्यकता अनुसार रखना चाहते हो तो यह पृथ्वी सागर की तुलना में छोटी पड़ जाएगी। मेरे गर्भ की गहराई अथाह है। अथाह मतलब जिसका कोई थाह ना हो, अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित। अथाह मतलब असीमित, ठीक? जबकि धरती की सीमाएं तो सीमित है। अगर उन केकड़ों को रखने के लिए इस धरती पर तुम हजारों गड्ढों का निर्माण करोगे ना, तो भी यह धरती छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि तुम तो सीमित स्थान रखते हो। यहां कवि के कहने का भाव यह है कि सागर की विराटता और उपयोगिता अपने महत्व के आधार पर अलग है, जबकि धरती की उपयोगिता अलग। फिर वही बात कि सब जो प्राकृतिक संसाधन हैं, सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, अपने महत्व के आधार पर अलग है, जबकि धरती की अलग। दोनों का महत्व मनुष्य के लिए समान है, लेकिन कार्य और प्रकृति के अनुसार दोनों के उपयोग में भिन्नता है। यहाँ कवि सागर की विराटता और उसकी महत्ता को चित्रित किया है। कवि ने केकड़े रूपी जीव के माध्यम से जीवंतता का सटीक चित्रण मिलता है। अपनी स्वार्थपरता और अंधे रूप में उपयोग के लिए इन चीजों या वस्तुओं के साथ मनुष्य जिस क्रूर रूप में वर्ताव उपस्थित करता है, वह चिंतनीय एवं आलोचनाजनक है। यहाँ उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर अपने व्यंग्यात्मक पंक्तियों द्वारा कवि जीवन के यथार्थ का चित्रण करने में सफल रहे हैं। यहाँ सागर और उसके जीवों की उपयोगिता और महत्ता मानव जीवन के लिए अत्यधिक है, किंतु मानव स्वार्थ में अंधा हो गया है। वही कि प्रकृति असीमित है,
प्रकृति हमें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति तो वो कर सकती है, परंतु लालच की तो कभी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। और जहाँ लालच मन में बस जाता है उसको कभी संतुष्टि नहीं होती है। वह उसकी जीवंतता के साथ खिलवाड़ करता है, उसके मूल सौंदर्य को मिटाने में लगा रहता है। वह घोर रूप में उपयोगी जीवन जी रहा है। इस प्रकार प्रकृति के विराट रूपों, सागर एवं धरती के साथ मनुष्य की स्थिति एवं संबंधों को कवि ने स्पष्ट चित्र में उकेरा है और यही कहा है कि सागर की गहराई अथाह है, उसकी उपयोगिता विराट है, विशाल है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अर्थात वो तो अथाह है, विराट है, विशाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता में चिर त्रसित कौन है? बहुत बढ़िया, चिर त्रसित। अब यहां पर चिर का भी अर्थ पता होना चाहिए, त्रसित का भी अर्थ पता होना चाहिए। यदि दोनों के अर्थ ही पता नहीं होंगे तो आंसर कैसे पता चलेगा? बताइए। चिर त्रसित मतलब, चिर मतलब आदिकाल से, त्रसित मीन्स प्यासा, किसी मतलब नहीं, त्रसित लालची, लालची नहीं, तृष्णा। त्रसित मतलब जो कभी अपनी प्यास ही नहीं बुझा सकता। चिर मतलब आदिकाल से कभी उसकी प्यास बुझी ही नहीं, भले ही बहुत सारा उसको मिलता रहा है फिर भी उसने अपनी प्यास नहीं बुझाई है। मनुष्य, मनुष्य के लिए कहा है, लेकिन मनुष्य को समझाने के लिए कवि ने उदाहरण किसका लिया है वो देखिए। समुद्र काव्य पाठ में सीताकांत महापात्र ने चिर त्रसित रूप में सूर्य को प्रतीक मानकर किया है। इस कविता में चिर त्रसित के रूप में सूर्य को दर्शाया गया है। सूर्य सदैव सागर के जल को सोखता रहता है, सोखता रहता है, यानी उसके जल को पीता है। यह सूर्य का प्रतीक रूप इस धरती का मानव है। ठीक है, सूर्य का प्रतीक धरती का मानव, समझ में आया? ये जो मानव है वही चिर त्रसित, हमेशा से प्यासा रहा है, जो हमेशा प्यासा रहे, हमेशा प्यासा रहे, तो चिर त्रसित। ठीक है, चिर त्रसित मतलब जो हमेशा प्यासा रहे। और सूर्य के रूप में कवि ने, सूर्य का उदाहरण देकर कवि ने मनुष्य की ओर इशारा किया है। ठीक है, वह सदियों से भूखा प्यासा है, कभी संतुष्टि नहीं हुई, कभी उसकी भूख प्यास नहीं मिटी, आज भी उसकी भूख और प्यास मिटी ही नहीं है। वह युगों युगों से प्रकृति के रूपों, साधनों, वस्तुओं का अपनी सुख सुविधा के लिए उपयोग करता रहा है, सदियों से। उसकी चिर प्यास अभी तक ही नहीं बुझी है। वह सदैव उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच जी रहा है। उसकी स्वार्थपरता, अंधविश्वास और अविश्वसनीयता दृष्टव्य है, चिंतनीय है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो प्यासा क्यों? अब यहां पर मुझे एक पहेली याद आ गई, पूछूं? उत्तर आप ही बताना, उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट करके उत्तर बताना। और ये जो पहेली पूछ रहे हैं उसका उत्तर एक ही है, बात दो पूछे जाएंगी, उत्तर एक रहेगा। सोचना और बताना मुझे, जिसको आंसर आ गया गजब गजब गजब, तालियां, बहुत बढ़िया, प्रशंसा करने वाली हूं मैं आपकी, कमेंट बॉक्स में लिखना। कि अब देखो मैंने किस तरह से बताया कि चिर त्रसित, सदियों से वो प्यासा ही रहा है, आखिर उसकी प्यास कौन बुझाए? तो पहेली है कि पंडित प्यासा क्यों और गधा उदास क्यों? बस इसका आंसर देना है। आंसर जो आप दोगे वो एक ही शब्द में दोनों का आंसर हो जाएगा। पंडित प्यासा क्यों और गधा उदास क्यों? क्योंकि एक शब्द है और उसमें दोनों का आंसर मिल जाएगा। सोचिएगा, बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, वह सदियों से भूखा प्यासा है, आज भी उसकी भूख प्यास मिटी नहीं। वह युगों युगों से प्रकृति के रूप, साधनों, वस्तुओं का अपनी सुख सुविधा के लिए उपयोग करता रहा है। उसकी चिर प्यास अभी तक नहीं बुझी। वह सदैव उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच जी रहा है, बस दिखावटीपन करना है उसको, तो दिखाना है बस कि मैं, अरे भाई ये जहां मैं है ना वहां शून्य है। उसकी स्वार्थपरता, अंधविश्वास एवं अविश्वसनीयता दृष्टव्य है, चिंतनीय है, कवि यही कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र मनुष्य से प्रश्न करता है। इस तरह के प्रश्न के पीछे मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रकृति का पता चलता है। बिल्कुल, आप इससे कहां तक सहमत हैं, इस पर अपने विचार प्रकट करें। कौन कौन से प्रश्न किए हैं समुद्र ने? एक भी प्रश्न याद है आपको? हाँ, कि आखिर
तुम मुझसे लेते रहे हो, आखिर तुम मुझे दे ही पाओगे क्या? क्या दे पाओगे तुम? पहला प्रश्न। मतलब बहुत सारे प्रश्न, हम किसी को नंबर 1 2 3 ऐसे नहीं देंगे। और क्या कहा है कि तुम क्या कभी अपनी प्यास बुझा पाओगे? बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से या आपसे यह पूछा गया है कि जो भी समुद्र ने मनुष्य से प्रश्न किए हैं, क्या आप उन प्रश्नों से सहमत हैं, अग्री करते हैं कि समुद्र ने जो भी मनुष्य से प्रश्न किए हैं वो सही हैं? यदि अग्री करते हैं तब भी लिखना है कि हाँ, और हम क्यों, मतलब क्यों सहमत है वो लिखना है, और नहीं है तब भी आपको रीजन देना है। ठीक है। समुद्र शीर्षक कविता के माध्यम से महाकवि सीताकांत महापात्र ने कई प्रकार के प्रश्नों को उठाया है। इन प्रश्नों के भीतर मनुष्य की उपभोक्तावादी संस्कृति का दिग्दर्शन होता है। उपभोक्तावादी संस्कृति याद रखिए, दिखावटी संस्कृति की ओर यहां इशारा है, दिखावटी प्रवृत्ति, ठीक, जो आज के मनुष्यों की सबसे ज्यादा है। दिग्दर्शन मतलब पूरी तरह से दर्शन हो जाते हैं उसके चारों तरफ से। कवि ने समुद्र के विराट एवं उदार पक्ष को उद्घाटित किया है। समुद्र मनुष्य के लिए अपना अक्षय भंडार सुपुर्द कर देता है, सौंप देता है। वह मनुष्य को यह भी छूट दे देता है कि जो चाहो, जितना चाहो ले लो, अपने उपयोग के लिए मेरे अक्षय भंडार का सदुपयोग करो। इससे मेरा कोई भी, मतलब मुझ में कोई कमी नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा, मेरा कुछ नहीं घटेगा। इन भावों में समुद्र का प्रयोग प्रकृति के अवयव एवं प्रतीक रूप में हुआ है। समुद्र मानव के विकास में सदैव सहयोगी रहा है। समुद्र अपने भीतर पल रहे जीव जंतुओं की महत्ता और उनकी उपयोगिता पर भी प्रकाश डालते हुए उसने उसकी बड़ाई की है कि मेरे चाहे जो भी जीव जंतु, चाहे केकड़े ही क्यों ना हो, घेंगे ही क्यों ना हो, वो भी प्रकृति के निर्माण में अपनी तरफ से अपनी भूमिका अदा करते हैं। समुद्र के भीतर जितने भी जीव जंतु पलते हैं वे किसी न किसी रूप में मानव के लिए हितकारी हैं। कवि केकड़े घोंगे के द्वारा समुद्री जीव जंतुओं की महत्ता का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग करते हुए वर्णन करते हैं। ये जीव मानव जीवन के लिए जितने जीव रूप में उपयोगी हो सकते हैं उतना मृत रूप में नहीं। अब मनुष्य यदि उनको ले आएगा घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, सजावट के लिए, तो वो उतना जीवन नहीं जी पाएंगे, वो मृत हो जाएंगे और मरने के बाद उनका महत्व नहीं है। अतः उनके जीवन में उसे सौंदर्य और विशेषताएं छिपी हैं, वे उनके मृत रूप से प्राप्त वस्तुओं में नहीं। कवि समुद्र के सचित्र को फ्रेम में मढ़ाकर अपने टीवी के समक्ष रखकर जो आनंद उठाना चाहता है वह उचित नहीं जान पड़ता। समुद्र के गर्जन, तर्जन, नृत्य, गीत, हलचल, जीवंतता है, सौंदर्य बोध है, वो उस फोटो फ्रेम में नहीं है। यह समुद्र का प्रतीकात्मक प्रयोग है। समुद्र का मानव हित के लिए कितनी उपयोगिता है, उसके यथार्थ रूप में कितना सौंदर्य है, कितना आनंद है। क्या जो छवि या जो फोटो हम अपने रूम में लगाकर बैठे हैं और मान लो हम उसी जगह गए तो वो जो फोटो है या चित्र है उसे देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होगी, या हम वास्तविक रूप में वहां जाएंगे तब हमें एक अलग अनुभूति होगी। यस, जब हम यथार्थ या वास्तविक रूप में वहां जाएंगे तब हमें उसका बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो यही कहा है कवि ने कि उसके यथार्थ रूप में कितना सौंदर्य है, आनंद है, प्रसन्नता मिल सकती है, वह उसके चित्र में कभी भी संभव नहीं है। अपनी कविता में समुद्र की विराटता और उदारता को प्रकट करते हुए उसकी विशेषता की ओर ध्यान खींचा है। जिस प्रकार सूर्य सदैव प्यासे रूप में सागर के जल को पीकर तृप्त नहीं होता है, बस ठीक उसी प्रकार मनुष्य की प्यास भी हमेशा रहती है, यथावत रहती है। यथावत मतलब बिल्कुल जैसी की तैसी, ठीक है, मतलब यथावत मतलब अंग्रेजी में एक शब्द है एज इट इज। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति है। मनुष्य भी स्वार्थी है, सदियों से भूखा प्यासा रहा है, उसकी प्यास कभी नहीं मिटी, उसको तृप्ति कभी नहीं मिली, उसको संतोष कभी नहीं मिला। विभिन्न स्रोतों का शोषण दोहन किया है, लेकिन उसकी भूख और प्यास उसी अवस्था में है जैसे पहले थी। कभी मनुष्य से कुछ काम न करता है, यानी समुद्र कहता है कि मनुष्य को जो देना है वह दे दे, किंतु वह क्या देगा। अनेक तरह के प्रश्न उठाए हैं उसने कि तुम दोगे ही क्या। उसकी चंचल आतुर जीवन कभी स्थिर नहीं रहा है, उसमें ठहराव नहीं है। समुद्र कहता है मानव निर्मित पद चिन्हों को वह सदैव लीप पोत कर मिटाता भी रहा है। उसकी आतुरता और अपनी जो चंचलता उसमें समाहित करता है। यही तो सागर का काम है, मानव के अस्तित्व को अपने अस्तित्व में समाहित कर लेना। यहाँ सृजन और संहार के गूढ़ भावों की ओर कवि ने ध्यान भी आकृष्ट किया है। सृजन और संहार अभी मैंने बताया ना, निर्माण और विनाश, ठीक है।
कवि ने सागर द्वारा प्रकृति के रहस्यमय रूपों को उद्घाटित किया है। मानव की सभ्यता और संस्कृति सदैव पुरातन से नूतन की ओर, मतलब पुराने से नए की ओर अग्रसर होती रही है। वह जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव के अटूट संबंधों को भी अपनी काव्य पंक्तियों के द्वारा उद्घाटित करते हैं। इस प्रकार सीताकांत जी ने अपनी काव्य प्रतिभा द्वारा प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों को उद्घाटित किया है। उपभोक्तावादी संस्कृति पर तीखा व्यंग्य किया है कि बस, अरे मनुष्य रुक जा, ये क्षणभंगुर है जीवन, इसमें कुछ मत कर। मानव सदैव से ही प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करके उसके विभिन्न स्रोतों से अपनी स्वार्थी पूर्ति में संलग्न रहा है। इस प्रकार यह कविता समुद्र के माध्यम से मानव जीवन की उपभोक्तावादी संस्कृति को उद्घाटित करने में सक्षम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है? ओके, अब देखो, अब बताना है मनुष्य और समुद्र के बीच की प्रकृति अर्थात उसका नेचर। समुद्र और मनुष्य का नेचर कैसा है? जहां समुद्र सिर्फ पर स्वार्थ या परोपकार की भावना ही रखता है, वहीं मनुष्य केवल स्वार्थ की भावना रखता है। जहां समुद्र सिर्फ सब कुछ समर्पित करके कहता है कि ठीक है, तुम्हें आवश्यकता है, जितना चाहो उतना ले लो, वहां मनुष्य चाहिए 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 और फिर भी प्यासा रहता है। जहां समुद्र पूरी तरह से शांत है, तृप्त है, संतुष्ट है, वहीं मनुष्य उद्वेलित है, क्रोधित है और अशांत है। ठीक है, समुद्र कविता सीताकांत महापात्र की एक उत्कृष्ट कविता है। इसमें मनुष्य और समुद्र के बीच के अटूट संबंध पर कवि ने प्रकाश डाला है। कवि सागर की उदारता, विराटता और उसकी महत्ता का अनूठा उन्होंने चित्र खींचा है। सागर का स्वरूप सदैव से मनुष्य के लिए हितकारी रहा है। सागर के पास अक्षय भंडार है, कितना चाहिए ले लो, आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। उसके गर्भ में रत्नों की खान है, कई रत्न, हीरे, पन्ना, सब कुछ मिलेगा वहां पर। जीव जंतुओं की बहुत अधिक भरमार है जो प्रकृति के चक्र को संतुलित करने में सहायक है। वे किसी न किसी रूप में मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। अपनी समुद्र कविता में कवि ने उसके विविध रूपों का वर्णन किया है। मनुष्य का प्रयोग प्रतीक प्रयोग है। समुद्र खुले हाथ से अपनी अक्षय निधि को मानव के लिए दान करना चाहता है और वह दानवीर और त्यागी के रूप में चित्रित हुआ है। दानवीर नाम सुनते ही कर्ण की याद आती है। मनुष्य को जितना जिस चीज की जरूरत हो खुले हृदय से वह सागर के गर्भ से ले रहा है और लेता रहा है सदियों से। इसके लिए सागर को कोई पीड़ा या कोई उलाहना देने की स्थिति नहीं आई। सागर में पल रहे जीव जंतुओं का उपयोग भी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता है, किंतु इस पक्ष का कवि समर्थन नहीं करता। कवि की दृष्टि में यह मानव का कमजोर पक्ष साबित हुआ है। वह घोंघों, केकड़ों की जीवंतता में विश्वास करता है, उससे मरे हुए जीव के उपयोग में नहीं। ठीक है, समुद्र अपनी प्राकृतिक सुषमा के यथार्थ चित्र को मनुष्य के लिए हितकारी मानता है। समुद्र का असली रूप ही जिसमें गर्जन तर्जन निहित है, गीत नृत्य से जुड़ा है और उसके बीच हलचल जल तरंगे उठती रहती हैं, वही उसका कवि पक्षधर है। वही मनुष्य क्या करता है, वो अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। समुद्र के इसी रूप में जो आनंद, उत्साह और प्रसन्नता मनुष्य को मिलती है वह उसके मृत चित्र में नहीं। अर्थात कवि समुद्र की अभिलाषा को प्रकट करता है। वह हमेशा से चिर त्रसित सूर्य की प्यास को बुझाते आया है, लेकिन सूर्य की प्यास आज भी अतृप्त है। अतृप्त मीन्स असंतुष्ट, ठीक है, जो संतुष्ट ना हो। यह सूर्य का प्रयोग मनुष्य के लिए हुआ है। मनुष्य की लालसा देखो, समुद्र की विशालता, विराटता और सर्वस्व समर्पण की भावना ही, और मनुष्य की लालसा, आकांक्षा, भूख, प्यास सदियों से चलती रही है। आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी, जबकि और बढ़ गई है। इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसकी प्यास, भूख और अधिक बढ़ गई है। जितना सृष्टि के आरंभ में था उतना ही है। उसकी आकांक्षा आज और विकराल रूप धारण कर चुकी है। उसकी आकांक्षाएं, उसकी लालसाएं सीमित नहीं है। वह अपनी स्वार्थपरकता में अंधा हो चुका है। वह अपने हित में प्रकृति के संसाधन एवं रूपों का शोषण करता आया है। उसके बाद भी उसको लगता है कि मैंने क्या किया है, प्रकृति तो ये प्रकृति है ना, चारों तरफ चाहे जल, थल, वायु, अग्नि, सबको ये मेरा है, मैं उपयोग करूंगा इसका। ये उसकी सोच है और यही कहते हैं।
कवि अपनी कविताओं समुद्र की उदारता को चित्रित करते हैं और वह मानव द्वारा निर्मित पद चिन्हों को लीप पोत कर मिटाने का भी काम करता है। साथ ही साथ यह है भाव कि प्रकृति द्वारा मानव की सत्यता संस्कृति के विकास में मदद मिली है, किंतु उसके संहार में समुद्र कहीं ना कहीं समुद्र का हाथ तो रहा है। मनुष्य तो चंचल है, आतुर चित्त वाला है, अपने द्वारा सृजन कम करते चला है। प्रकृति के भीतर सृजन के साथ संहार तत्व भी छिपा रहता है। इसमें जब प्रकृति के नियमों का व्यक्तिक्रमण होता है तो वह अनुशासन कायम रहना करना भी जानती है। इस प्रकार सृजन संहार के बीच मानव और प्रकृति का निरंतर खेल चलता रहा है। प्रकृति के कई रूप मानव के विकास में सहायक होते हैं तो कई रूप उनके अस्तित्व को नवीन रूप संलग्न करते हैं। इस प्रकार पुरातन और नूतन के बीच एक रहस्यमयी खेल चलता रहता है। मनुष्य का स्वभाव और प्रकृति अपने हित और स्वार्थ में उपभोक्तावादी है, जबकि समुद्र का सृजन ऊंचाई के साथ साथ उसकी सुव्यवस्थित करने में है। मनुष्य उपभोक्ता है, उपयोग करता है और प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। इस प्रकार समुद्र भी प्राकृतिक संसाधन है और मनुष्य का उसके साथ अटूट संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों सृजन और संहार के बीच जीते हुए युगों युगों से परस्पर संबंधों का निर्वाह करते चले आ रहे हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि मनुष्य में लालसा है, स्वार्थ परखता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हित के बारे में सोचता है, जबकि समुद्र संपूर्ण प्रकृति या मनुष्य के बारे में भी सोचता है। जहां मनुष्य अपने स्वार्थ के हित में बहुत कुछ छीनता आया है, उसका दोहन करता है, वहीं समुद्र ने जब विकराल रूप धारण किया तो उसका संतुलन बनाने के लिए उसने संहार भी किया। अर्थात समुद्र का जो रूप है वो निर्माण करता भी है और संहारक भी है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कविता के माध्यम से आपको क्या संदेश मिला, बताइए जरा। आप बताइए कि इस कविता में आपने क्या सीखा। सीताकांत महापात्र जी की ये कविता है, उसमें आपको क्या सीख मिली। समुद्र कविता के माध्यम से सीताकांत महापात्र ने मानव के लिए एक नूतन संदेश दिया है। नूतन मतलब एक नया संदेश दिया है। अपनी इस उत्कृष्ट कविता के द्वारा कवि ने समुद्र की उपयोगिता, महत्ता, विराट, उसकी मानवता, मानव के लिए जरूरत और ध्यान आकृष्ट करते हुए उसके सही या वास्तविक रूप का चित्रण किया है। ठीक, कवि ने समुद्र की उदारता के प्रबल पक्ष को उद्घाटित किया है। समुद्र सदैव अपने अक्षय भंडार को मानव के हित के लिए आया है, बिना मीन मेष के प्रस्तुत किया है। मीन मेघ के, है ना। वह मनुष्य को संदेश देता है कि मेरे गर्भ में अक्षय भंडार है, जितना लाभ लेना है ले सकते हो, संकोच मत करो, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, कुछ नहीं घटने वाला है मेरा। अर्थात यहाँ पर कविता में लोक हितकारी पक्ष को उद्घाटित करते हुए प्रकृति के रूप में जो सहायक है उसको चित्रित किया है। समुद्र प्रकृति का एक हिस्सा है, अंग है और संसाधन है। इस प्रकार समुद्र की मानव के जीवन के लिए उपयोगिता है, वह उस पर प्रकाश डाला है। समुद्र समाज का प्रतीक है, अर्थात मिलजुल कर ही जब प्रगति होती है तभी हमारे समाज की उन्नति है। समुद्र जो प्रकृति का हिस्सा है वह मनुष्य को सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि वह अक्षय है, उसके पास अपार संपदा है जो मानव के लिए उपयोगी है। समुद्र का असली स्वरूप जितना मानव के लिए लाभप्रद है उतना चित्रयुक्त फ्रेम में नहीं। ठीक है, समुद्र मानव से लेने की अभिलाषा नहीं रखता, वह उसे देने की कामना रखता है। मनुष्य तो सदैव चंचल और आतुर रहा है, मतलब वो स्थायित्व नहीं है उसकी। ये जो प्रवृत्ति है वो यायावरी प्रवृत्ति है, यहाँ वहाँ वहाँ, ये नहीं वो नहीं वो। ठीक है, इसलिए उसकी समस्याएं और इच्छाएं भी अनंत है। समुद्र ने सृजन संहार के बीच मध्यस्थता का रूप रखा है। वह प्रकृति के नियमों को संतुलन रखने में सदैव तत्पर रहा है। मनुष्य और प्रकृति के बीच अटूट संबंध तो है, किंतु उसने नियमों के बीच अनुशासन को प्राथमिकता दी है। कहने का भाव है कि प्रकृति अपने नियमों के व्यतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो जितना शांत होता है, जो जितना कूल रहता है, उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो गुस्सा हो जाएगा तो विकराल रूप धारण कर लेता है और फिर उसका जो परिणाम होगा वो असहनीय होता है। अतः समुद्र कविता मानव के उपभोक्तावादी स्वरूप का सूक्ष्म चित्रण करते हुए मतलब बिल्कुल बारीकी से चित्रण करते हुए समुद्र रूपी समाज के विविध पक्षों का संतुलित एवं उदार पक्षों का उद्घाटन किया है। यह कविता उत्कृष्ट कविता के रूप में प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है, किंतु मेरी रेत पर जिस तरह दिखते हैं उस तरह कभी नहीं दिखेंगे। पंक्तियों के माध्यम से कवि का क्या आशय है, याद आया? किसने कहा था ये?
कि तुम आओगे मेरे तरफ, तुम्हारे जो पद चिन्ह है रेत में पड़ तो जाएंगे, लेकिन जरा से हवा के झोंके से वो मिट भी जाएंगे। अर्थात मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, जल, हीरे, मोती, माणिक, रत्न, सारे रत्न दे सकता हूं। उसके बदले में तुम मुझे क्या देते हो? कुछ नहीं। देते भी क्या हो? कुछ पद चिन्ह, पैरों के निशान, जो जरा सी मेरी लीपापोती में ही गायब हो जाते हैं। तो देखो, समुद्र शीर्षक पाठ से उपरोक्त पंक्तियां ली गई हैं और इस कविता के कवि हैं सीताकांत महापात्र जी। उन्होंने यही अपनी कविता में छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रतीक प्रयोगों द्वारा मानव जीवन के विकास में उनकी उपयोगिता का प्रकाश डाला है, कि जिनको हमें लगता है कि अरे ये भला क्या काम आएंगे। वही है कि रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। सुना है आपने ये दोहा? रहीमन देख बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार, रहीमा कहा करे तलवार। मतलब जो छोटी से छोटी वस्तु का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां सुई जो काम कर सकती है वो काम बड़ी से बड़ी तलवार भी नहीं कर सकती। अर्थात हमें लगता है कि अरे ये छोटे छोटे जीव जंतु हमारे किस काम के, लेकिन प्रकृति का संतुलन बनाने में हर एक जीव का अपना अलग महत्व है। छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रतीक प्रयोगों द्वारा मानव जीवन के विकास में उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कवि घोंगे को प्रस्तुत करते हुए सागर की पीड़ा या दुख को व्यक्त करते हैं। सागर मानव से प्रश्न करता है कि तुम किस लिए घोंगे को ले जाना चाहते हो? किस लिए? उनको ले जाकर कमीज का बटन बनाओगे, या नाड़ा काटने का औजार, या टेबल पर उन्हें रखकर ड्राइंग रूम में सजाओगे? क्या करोगे? क्या हो जाएगा उससे? इन पंक्तियों में घोंगे के माध्यम से समुद्र के भीतर पल रहे जीव जंतुओं की सार्थकता और उसकी उपयोगिता ने कवि ने सत्य रूप से चिंतित किया है यहाँ पर, कि जिस प्रकार इन जीवों के मृत स्वरूप ने अपनी स्वार्थ की पूर्ति में मानव लगा हुआ है वह सही नहीं है। यह मानव का क्रूर पक्ष है, भयानक पक्ष है, स्वार्थपरक रूप है, जो कवि को अच्छा नहीं लगता। कवि घोंगे जैसे सागर में पल रहे अनेक जीव जंतुओं की जीवंतता को तरजीह देते हुए उनके सजीव जीवन के लिए पक्ष लेते हुए अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। समुद्र कहते हैं कि ये घोंगे जिस तरह मेरी रेत यानी मेरी छाती पर रेंगते रहते हैं, जो सौंदर्य और आनंद मिलता है वह उनकी मृत रूप से बने हुए वस्तुओं से नहीं मिलता। मनुष्य संभल जा, वे मृत रूप में अपने जीवंत स्वरूप का दर्शन नहीं दे सकते। यह उनके लिए कष्टकर नहीं बल्कि समुद्र के लिए कष्टकर है। यह समुद्र समाज के रूप में चित्रित हुआ है और समाज में पल रहे छोटे छोटे जीव यानी दीनहीन, बेबस, बेलाचार ऐसे लोगों का ख्याल रखना भी जरूरी है। लाचार लोगों के अस्तित्व का हमें ख्याल रखना होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने बारे में सोचकर उनको तिरस्कृत नहीं करना। क्योंकि यदि मनुष्य सिर्फ संपन्न लोग समाज में रह रहे होते तो समाज का ढांचा ही नहीं होता। हाँ, अब आप सोच रहे हैं कैसे? क्या हम सारे काम करते हैं? क्या हम अपने घरों का निर्माण स्वयं करते हैं? क्या हम अपने सिर से लेकर जो भी जूते, चप्पल, जो भी वो सारा काम हम कर पाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए हर एक प्राणी की अपने अपनी जगह अपना अस्तित्व है, उस अस्तित्व का हमें ख्याल रखना होगा। कवि यहाँ अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए समुद्र रूपी समाज और घोंगे सदृश समाज में पल रहे छोटे छोटे असहाय और निर्बल लोगों के प्रति सहानुभूति और दर्द रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार समुद्र कविता प्रतीकात्मक कविता है जो प्रकृति और मनुष्य के अटूट संबंधों को उद्घाटित करती ही है। वह समाज में व्याप्त कुरीतियों और अव्यवस्थाओं के साथ मानव के अस्तित्व और उसकी स्वार्थ परक जीवन नीतियों का भी सम्यक उद्घाटन किया गया है। साक्षात उसने बता दिया है कि किस तरह से मनुष्य अपने स्वार्थ में भूल जाता है। आ रहा है समझ में? हाँ बोलो। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज यार बता दिया करना, है ना। ये मत सोचना कि अरे 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 नहीं मैं क्या करूं, नहीं समझ में आया, बताना। जब भी मैं आपका कमेंट दूंगी आंसर दूंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जितना चाहे ले जाओ फिर भी रहेगी बची देने की अभिलाषा। इसका क्या अभिप्राय है? समुद्र मनुष्य से कह रहा है कि मेरे पास तो अपार है,
मतलब अथाह हूं मैं, जितना ले जाना चाहते हो मुझसे ले जाओ। क्या क्या चाहिए? जल चाहिए, हीरे जवाहरात रत्न, क्या चाहिए ले जाओ। फिर भी रहेगी बची देने की अभिलाषा। फिर भी मैं सोचूं, तुम जितना भी ले जाओगे ना, फिर भी सोचेंगे और क्या ले जाना चाहते हो, ले जाओ। समुद्र शीर्षक से प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है और उस कवि हैं सीताकांत महापात्र जी। उन्होंने अपनी इस कविता में समुद्र के प्रतीक प्रयोग द्वारा समाज में परिव्याप्त अनेक विसंगतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। अर्थात जो विसंगति है, जो विषमता है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वह निम्न वर्ग के लोगों को तिरस्कृत कर देते हैं, उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनको लगता है ये किस काम के, वही तो काम के हैं, तुम तो सिर्फ आराम के हो। यहां समुद्र मानव से कहता है कि जितना चाहो तुम ले जाओ। कहने का भाव यह है कि समुद्र में अक्षय भंडार है, उसके गर्भ में अनेक रत्नों का भंडार है और कई जीव जंतु पल रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी तृषित प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए अपनी क्षमता से अधिक जो चाहो, जितना चाहो ले जाओ। समुद्र के उदार और विराट पक्ष को उद्घाटित किया है और साथ ही साथ सब कुछ देने के बाद भी मेरी अभिलाषा अशेष रहेगी कि और कुछ ले जाना है, ले जाना। किसी प्रकार की पीड़ा या किसी प्रकार का खेद मैं प्रकट नहीं करूंगा, किसी प्रकार की दुख नहीं होगा कि अरे यार ये कितना सारा ले गए मुझसे, रत्न ले गए, ये ले गए। नहीं है, ले जाओ, बस तुम संतुष्ट तो हो जाओ, तुम खुश तो रहो, सबको एक समान नजरिए से तो देखो। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कवि ने समुद्र के रूप में इस विशाल मानव समाज की विराटता, उदारता और सहिष्णुता का समुचित उद्घाटन किया है। समाज तो सदैव से ही मानव के विकास में तत्पर रहा है। समाज ने मानव को जन्म से लेकर मरण तक सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए अपना सहयोग दिया है। समुद्र रूपी अक्षय भंडार है, अपरिमित बल है, छोटे छोटे जीव पढ़कर सबका पालन पोषण किया है उसने, और हर एक ने, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सब ने मिलकर समाज का निर्माण किया है। प्रकृति का हर एक प्राणी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है, अनिवार्य भूमिका निभाता है। इस प्रकार मनुष्य का इस धरती पर अवतरित होना उसके लिए महत्वपूर्ण घटना है। मनुष्य की अभिलाषा और आकांक्षा अनंत है, उसका व्यक्तित्व विराट है, उसके पास धन संपदा का पूर्ण भंडार है, इसलिए वो कहता है ले जाओ, बस तुम खुश रहो। प्रस्तुत कविता में समाज को समुद्र के रूप में चित्रित करते हुए उसकी उपयोगिता के बारे में प्रकाश डाला है। व्यक्ति के विकास में समाज का अत्यंत ही उदार और पक्ष सदैव से चिंतित रहा है। मानव और समाज के बीच अटूट रिश्ता है। समाज व्यक्ति या मानव को उसके व्यक्तित्व के विकास में अपना मूल्य योगदान देते हुए कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। ठीक उसी प्रकार समुद्र की भी स्थिति है। दोनों की साम्यता के आधार पर कवि ने प्रकृति और पुरुष के बीच के अमिट संबंधों को चित्रित करते हुए समाज की महत्ता पर प्रकाश डाला है। ठीक, बोलो, बोला करो, बोला करो। रश्मि, कशिश, है ना? ओके, कशिश और रश्मि, आज मैंने नाम लिया, आपने कहा था मैं भी हूं, नाम ले लिया। कशिश और रश्मि, ध्यान से सुनना। इस कविता के माध्यम से समुद्र के बारे में क्या जानकारी मिलती है? भाई क्या जानकारी नहीं मिलती, संपूर्ण जानकारी दी है कवि ने। समुद्र को यहाँ पर मुख्य रूप से रखकर कवि ने समाज की जानकारी दी है कि जिस तरह से समुद्र के अंदर छोटे 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 जीव पल रहे होते हैं और समुद्र उनको अपनी संतान की तरह बहुत सहेज कर रखता है, और यदि उनको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसको पीड़ा होगी, उसको दर्द होगा। ठीक उसी तरह से समाज के लोग भी हैं जो निर्धन हैं, जो बेबस हैं, जो लाचार हैं, उन पर धनी वर्ग शोषण करता है और उसको लगता है कि ये तो हमारे गुलाम है। ऐसा नहीं करना है, वो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। समुद्र कविता महाकवि सीताकांत महापात्र द्वारा लिखित है और इस कविता में समाज के प्रतीक प्रयोग के रूप में प्रयुक्त हुआ है समुद्र। इसमें विराटता, उदारता और उसकी महत्ता पर एक दानवीर उदार की लोक हितकारी के रूप में चित्रित किया है समुद्र को। समुद्र अपनी मौन और अबूझ भाषा में बहुत कुछ कहना चाहता है और वह अपनी चिंता नहीं करता। वह अपने बारे में कहता है कि मेरा कुछ भी नहीं घटता है, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम जितना चाहो ले जाओ। ये उदर है या अक्षय, उदर मतलब मेरा पेट, अक्षय भंडार है, जितना रत्न वस्तुएं चाहो निसंकोच ले जा सकते हो, बस तुम तृप्त हो जाओ, तुम संतुष्ट हो जाओ। और मानव से कहता है कि तुम क्या चाहते हो ले जाना। क्या मेरे भीतर घोंगे सदृश छोटे छोटे जीव जंतु पल रहे हैं, उन्हें पकड़कर ले जाना चाहते हो क्या? बस यही कष्टकारी है। उन्हें ले जाकर तुम क्या बनाओगे? कमीज के बटन, नाड़ा, काटने का औजार, क्या बनाओगे? तो टेबल पर सजाने के लिए क्या उपयोग करना चाहते हो उनको? लेकिन एक बात याद रखो, तुम ये मेरी रेत पर जिस स्वच्छंदता और उन्मुक्तता के साथ विचरण करते हैं उस रूप में तुम्हें दर्शन नहीं होंगे इनके।
जीवंत रूप में तुम उन्हें नहीं देख पाओगे। इतने अच्छे से आत्मीयता की भावना के साथ कवि ने इस कविता की रचना की है। रियली बहुत ही अच्छे तरीके से कवि ने ये बताया है कि समुद्र के माध्यम से समाज का वर्णन किया है कि समाज में भी हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, और उच्च वर्ग के लोगों में क्या पता अहंकार की भावना क्यों विकसित हो जाती है और उनको लगता है कि समाज सिर्फ मेरा है, ये किस काम के हैं। वही मैंने कहा ना अभी, वही तो काम के हैं, हम तो सिर्फ आलस्य के और आराम के हैं। अर्थात जो अधिक धन कमा लेता है तो उसको लगता है ये इस पर सब पर मेरा अधिकार है, लेकिन ये नहीं है। प्रकृति सबसे मिलकर चलती है, समाज का निर्माण भी सबसे मिलकर होता है। किसान, मजदूर, सब कहते हैं ना समाज के ये जो हाथ है ना, सब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से प्रश्नों को सुना है और समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न और भी आपके मस्तिष्क में आ रहा हो तो बिल्कुल आप लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। इसी प्रकार से हम आपके समक्ष आते रहेंगे और बेस्ट एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से हम आपको हर प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे। हर प्रकार की मतलब इंग्लिश मीडियम और अंग्रेजी मीडियम। जैसे इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करें तो किंडरगार्टन से क्लास 12 ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। वहीं हिंदी मीडियम की हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री, जिनमें शामिल है NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सभी विषय के वीडियोस बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, हाई क्वालिटी के साथ, बेस्ट फैकल्टीज के साथ। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप लोगों ने कहा है, इसलिए आपकी बात को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय, थैंक यू सो मच।